इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 7 पढ़ने वाले हैं। मॉडल सेट 1 से लेकर 6 तक का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एग्जाम में मॉडल सेट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए 10 मॉडल सेट है ना बना रहे हैं। ठीक है वीडियो। तो इसी दौरान 7वां चल रहा है ना, 6 तक का वीडियो बना चुके हैं। और बाकी सब्जेक्ट का वीडियोज देखने के लिए अगर आप मॉडल सेट का वीडियोज देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कोलंबस रहने वाला था, तो कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? तो ये स्पेन का रहने वाला था। ठीक है। सीखने के स्थान को अरबी भाषा में क्या कहा जाता है? तो अरबी भाषा में ना सीखने के स्थान को मदरसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदरसा। बिहार के किस जिला में कांवड़ झील पक्षी विहार है? तो कांवड़ झील पक्षी विहार है ना बेगूसराय में है, तो हो जाएगा खा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, तो हो जाएगा खा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भारत एक डैश प्रधान देश है, तो भारत एक है ना कृषि प्रधान देश है। कौन सा प्रधान देश है? कृषि। कृषि बढ़ाएगा। आधुनिक शिक्षा की भाषा डैश बनाएगा, तो अंग्रेजी बनाएगा। जब अंग्रेज आए थे ना तो अंग्रेजी भाषा का प्रचलन चालू हो गया। पर्यावरणीय दृष्टि से किसी देश या क्षेत्र में कम से कम डैश प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए। तो 33% भाग पे ना वन होना चाहिए कम से कम। जमीन जायदाद के मामले डैश मामले कहलाते हैं। ठीक है, डैश मामले कहलाते हैं। तो कैसे मामले कहलाते हैं? तो दीवानी मामले कहलाते हैं। ठीक है, दीवानी। तो यहाँ भरा आएगा दीवानी। हो गया दीवानी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, निम्नलिखित में सही कथन के लिए सही तथा गलत कथन के लिए गलत का निशान लगाएं। तो पहला है भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है, तो 1930 में नहीं, 1942 में हुआ था। ये हो जाएगा गलत। गर्मी के मौसम में जो फसलें बोई जाती हैं वे जायद फसलें कहलाती हैं, तो सही है। भारत में परिवहन के लिए जल परिवहन सबसे ज्यादा उपयोग में आता है, तो ये गलत है। सबसे ज्यादा उपयोग में है ना सड़क मार्ग आता है। ठीक है ना, जो बोलते हैं ना सड़क परिवहन, वो आता है। यहाँ बोला जल परिवहन आता, तो नहीं। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न, इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4, ध्यान रखिएगा। 5 प्रश्न दिया हुआ है ना। एग्जाम में 5 प्रश्न भी देते हैं, एग्जाम में 6 प्रश्न भी देते हैं, लेकिन बनाना रहेगा आपको बस 4। देखिए पहला, मूल अधिकारों को लिखिए। मूल अधिकारों को लिखे, तो देखिए आंसर लिखेंगे। मूल अधिकार निम्न है। तो पहला है समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो मौलिक अधिकार है ना संविधान में 6 है। कितना है मौलिक अधिकार? 6 है। ठीक है, तो बता दिए। आगे देखिए दूसरा। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो देखिए आंसर लिखेंगे। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाले दलों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, जो जो दल या दल का एक गठबंधन, ठीक है, तो वो जीत जाता है बहुमत में, या क्या वो जीत क्या उसकी संख्या क्या ज्यादा है, तो उसी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अब देखिए कृषि विपणन किसे कहते हैं? तीसरा सवाल है कृषि विपणन किसे कहते हैं? तो देखिए उत्तर लिखेंगे। कृषि विपणन अच्छी बाजार व्यवस्था के अभाव में किसान अपने उत्पादों को बिचौलियों व व्यापारियों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए बाध्य हैं, जो उनकी उचित मूल्य नहीं देते हैं। फसलों की अत्यधिक उत्पादकता को न तो सही ढंग से बाजार में पहुंच पाते हैं और न ही बिक्री कर पाते हैं। बिचौलिए इस स्थिति का लाभ उठा लेते हैं। इसी को कहते हैं कृषि विपणन। समझे, कृषि विपणन कहते हैं। जो छोटे किसान होते हैं तो अपना जो उत्पादकता है, अपना जो फसल उत्पादन हुआ तो उसको बाजार में नहीं ले जा पाते हैं। ठीक है, बाजार में नहीं ले जा पाते हैं, तो बस और का बिचौलिया उससे खरीद लेते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, और वो बाजार बाजार में ले जाकर मुनाफा कमाते हैं बेच करके। आगे देखिए चौथा सवाल, कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो देखिए आंसर लिखेंगे। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। कहाँ के? जगदीशपुर के। आगे देखते हैं पांचवा सवाल, शहरीकरण का आशय क्या है? शहरीकरण का आशय क्या है? तो देखिए अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को जब हरा दिया और शासन के नए केंद्र पैदा हुए तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र, ठीक है, ढह गए। ठीक है, नए सत्ता केंद्र जिन स्थानों में बने वहां व्यापार के केंद्र स्थापित होने से रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध होने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे रोजगार उपलब्ध होने लगा, नया नया व्यापार का केंद्र, व्यापारिक केंद्र जिसको बोलते हैं ना, स्थापित होने लगा, तो वहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध होने लगे।
आसपास के गांवों से लोग उन व्यापार केंद्र वाली जगहों में आने लगे, तो उस स्थान की आबादी बढ़ गई। ठीक है, गांव के लोग रोजगार की तलाश में आए, वहाँ नए भवनों व सार्वजनिक स्थानों का विकास हुआ। ठीक है, नए भवन बने उनके रहने के लिए, हॉस्पिटल बना, सड़क बना, ये सब। ठीक है, तो इस स्थानों का विकास हुआ, शिक्षण संस्थाएं खुलने लगी पढ़ने लिखने के लिए। जहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ पर पढ़ाई लिखाई के लिए भी तो जगह चाहिए, तो स्कूलें खुलने लगी, कॉलेज खुलने लगा। इस प्रक्रिया को शहरीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो एक स्थान था, गाँव था, लेकिन इसका धीरे धीरे विकास होने लगा, फैक्ट्री लगने लगा, व्यापारिक केंद्र बन गया, रोजगार के अवसर खुलने लगे, बड़े बड़े क्या भवन बनने लगे। ठीक है, सड़क बनने लगे, शिक्षण संस्थाएं बनने लगे, तो धीरे धीरे गाँव है ना शहर में बदलने लगा। इसी को कहते हैं शहरीकरण। पांचवा सवाल देखिए, किसी एक प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है, एक प्रश्न का, यहाँ पे कितने प्रश्न है, एक दो और एक और होगा, देखिए तीन, है ना, तीन में से कोई एक ही जवाब देना है। तो देखिए, कोई रहेगा हिस्ट्री से रहेगा, ठीक है, कोई इतिहास से रहेगा, और कोई सिविक्स से रहेगा, और हिस्ट्री सिविक्स, और कोई एक क्वेश्चन है जियोग्राफी से रहेगा। ठीक है, जियोग्राफी यानी भूगोल। ठीक है, तो इन्हीं तीनों में से कोई एक का जवाब देना है, जो आपको आसान लगेगा उसका जवाब दीजिएगा। तो देखिए, पहला है, महात्मा ज्योतिराव फूले के योगदानों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, पहला का आंसर लिखेंगे, ज्योतिराव फूले के योगदान निम्न है। पहला देखिए क, उन्होंने प्रजाति एवं जाति आधारित आधारित शोषण के विश्वव्यापी रूप को भी उजागर किया। है ना, जाति आधारित जो शोषण होता था ना, तो उसको वो उजागर किया। उन्होंने सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना की। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की, तो स्थापना कर जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। तो सत्य शोधक समाज के का संगठन का स्थापना किए, और इसमें लोगों को जोड़ते गए, और फिर जाति आधारित जो भेदभाव था ना उसको खत्म करने का प्रयास किया। अब देखिए दूसरा सवाल यहाँ पे, खेती करने के तौर तरीकों में पहले की अपेक्षा आज किस प्रकार बदलाव आया है। तो देखिए यहाँ उत्तर लिखेंगे, खेती करने के तौर तरीकों में पहले की अपेक्षा आज बहुत सारा बदलाव आया। जैसे पहले खेतों की जुताई बैलों की मदद से की जाती थी, और आज ट्रैक्टर से की जाती है, जिससे किसान अपना समय बचा सकते हैं। ठीक है, बैलों की मदद से जुताई करने में ना समय लगता है, लेकिन ट्रैक्टर से बहुत ही कम समय लगता है। और दूसरा देखिए, आधुनिक यंत्रों के उपयोग बढ़ गया। ठीक है, आधुनिक यंत्रों के उपयोग, और ये आधुनिक यंत्र में ही आएगा, मशीन बोलिए, ये जो ट्रैक्टर है। पहले स्वयं बनाए गए खाद इस्तेमाल किए जाते थे, पर आज आधुनिक, ठीक है ना, पर आज आधुनिक रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उत्पाद में बढ़ोतरी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, रासायनिक खाद के इस्तेमाल से। अब देखिए तीसरा सवाल यहाँ पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखें। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। तो देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हैं, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। ठीक है, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और ठीक ना आत्मक अर्पित करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है ना, तो आप क्या याद कर लीजिएगा, ये जो वन है ना, वन, ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन, ये वन या फिर टू, ठीक है, दोनों में से कोई एक याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वही आएगा एग्जाम में।